नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर हमारा देश चलता कैसे है? कौन है वो इंस्टीट्यूशंस? क्या हैं वो रूल्स जिनके बेसिस पर गवर्नमेंट हमारे लिए इतने बड़े-बड़े डिसीजंस लेती है? तो आइए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के एक सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, असली में देश चलाता कौन है? क्या आपके मन में प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है? या पार्लियामेंट का, जहां हम सबके चुने हुए लीडर्स बैठते हैं? या फिर शायद सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम लॉ का रक्षक मानते हैं? देखिए, सवाल तो बड़ा सिंपल सा लगता है, पर इसका जवाब उतना ही फैसिनेटिंग है। चलिए मिलकर इस पजल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इन इंस्टीट्यूशंस के काम करने के तरीके को समझने के लिए ना, हम टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे। हम एक रियल लाइफ स्टोरी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंडल कमीशन की। तो ये सफर शुरू हुआ 1979 में। उस साल सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया। इसी को हम आम भाषा में मंडल कमीशन कहते हैं। 1980 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी, लेकिन उसके बाद लगभग 10 साल तक उस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो बस फाइल्स में पड़ी रही। फिर आया साल 1989, जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को लागू करना है, और 13 अगस्त 1990 को वो हिस्टोरिक ऑर्डर जारी हो गया। पर रुकिए, कहानियां खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जिसका फाइनल फैसला आया 1992 में। तो ये जो ऑर्डर था, ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर था जिसे ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। सोचकर देखिए, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, लेकिन इस एक कागज ने पूरे देश में, आप कह सकते हैं, एक तूफान ला दिया। ऐसा क्या था इसमें? इस एक ऑर्डर ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी एसईबीज के लिए 27% रिजर्वेशन लागू कर दिया। बस फिर क्या था? इस डिसीजन के सपोर्ट में और इसके अगेंस्ट पूरे देश में डिबेट्स और प्रोटेस्ट शुरू हो गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतना ह्यूज, इतना कंट्रोवर्शियल डिसीजन आखिर लिया किसने? क्या ये वीपी सिंह का अकेले का डिसीजन था? बिल्कुल नहीं। एक डेमोक्रेसी में दोस्तों, इतने बड़े फैसले कोई एक इंसान नहीं लेता। इनके पीछे काम करती हैं कई सारी इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए अब उन्हीं की प्लेयर्स से मिलते हैं जिन्होंने इस डिसीजन को अंजाम दिया। बेसिकली हमारे सिस्टम में 3 मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेटर, यानी हमारी पार्लियामेंट, जिसका काम है लॉज बनाना। सेकंड है एग्जीक्यूटिव, यानी प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनका काम है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना। और थर्ड है जुडिशरी, यानी सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स, जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती हैं। और मज़ेदार बात यह है कि मंडल कमीशन के डिसीजन में इन तीनों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट की। आप पार्लियामेंट को किसी भी डेमोक्रेसी का दिल समझ सकते हैं। ये वो जगह है जहां लॉज बनाए जाते हैं। ये एक सुप्रीम अथॉरिटी है। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां लोगों की आवाज सुनी जाती है। गवर्नमेंट कोई भी बड़ा फैसला पार्लियामेंट में डिस्कशन और डिबेट के बिना ले ही नहीं सकती। और आपको याद होगा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर भी पार्लियामेंट में सालों तक चर्चा चली थी। अब देखिए, हमारी पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं, यानी 2 हाउसेस। एक है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। क्यों? सिंपल, क्योंकि इसके मेंबर्स को हम और आप, यानी देश की जनता, डायरेक्टली वोट देकर चुनती है 5 साल के लिए। दूसरा है राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। इसे राज्यों की काउंसिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके मेंबर्स को स्टेट्स के एमएलएस चुनते हैं। और हाँ, ये एक परमानेंट हाउस है। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब बात पैसे की आती है, यानी मनी मैटर्स, तो लोकसभा हमेशा ज्यादा पावरफुल होती है। तो एक बिल लॉ कैसे बनता है? सोच लीजिए, एक आइडिया है। सबसे पहले इस आइडिया को एक बिल की शक्ल में किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यह है स्टेप 1। फिर उस पर खूब डिस्कशन और डिबेट होता है, स्टेप 2। इसके बाद होती है वोटिंग। अगर बिल पास हो गया तो ये अपनी जर्नी के अगले पड़ाव पर जाता है, यानी दूसरे हाउस में। यह है स्टेप 3। वहां भी सेम प्रोसेस रिपीट होता है, और जब दूसरा हाउस भी उसे पास कर देता है तो बिल जाता है आखिरी मंजिल तक, प्रेसिडेंट के पास। ये है स्टेप 4। और जैसे ही प्रेसिडेंट अपना असेंट, यानी अपनी मंजूरी दे देते हैं, वो बिल बन जाता है एक एक्ट, यानी एक कानून। ओके, तो पार्लियामेंट ने तो लॉ बना दिया, पर उसे जमीन पर उतारेगा कौन? उसे लागू कौन करेगा? यही काम है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव का मतलब सिंपल भाषा में सरकार। वो लोग जो पॉलिसी को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब ये एग्जीक्यूटिव भी 2 तरह के होते हैं। पहले हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इनमें आते हैं हमारे मिनिस्टर्स,
जिन्हें हम वोट देकर एक फिक्स टर्म के लिए चुनते हैं। बड़ी बड़ी पॉलिसीज पर फाइनल डिसीजन इन्हीं का होता है। दूसरे हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स, जैसे आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स। ये एग्जाम्स देकर मेरिट के बेसिस पर आते हैं और रिटायरमेंट तक सर्विस में रहते हैं। आप इन दोनों को ऐसे समझ सकते हैं कि सिविल सर्वेंट्स कार के एक्सपर्ट मैकेनिक्स हैं जो इंजन के बारे में सब जानते हैं, पर गाड़ी किस दिशा में जाएगी ये फैसला हमेशा ड्राइवर यानी मिनिस्टर का होता है। क्यों? क्योंकि आखिर में जनता को जवाब मिनिस्टर को ही देना होता है। तो इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की टीम का कैप्टन कौन है? वो हैं प्राइम मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर अकेले तो पूरा देश नहीं चला सकते, इसलिए वो अपनी हेल्प के लिए एक टीम बनाते हैं। इस टीम को ही कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस बड़ी सी टीम के अंदर अलग अलग लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज संभालते हैं, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। हमारे देश में 2 हेड्स हैं। प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ द स्टेट यानी पूरे देश के सिंबॉलिक हेड, और प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी जो सरकार चला रहे हैं। रियल पावर्स, असल शक्तियां प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही होती हैं। प्रेसिडेंट ज्यादातर अपने पावर्स का इस्तेमाल उनकी एडवाइस पर ही करते हैं। आप प्रेसिडेंट को एक फैमिली का सबसे रिस्पेक्टेड बुजुर्ग समझ सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर को वो पर्सन जो घर के सारे डे टू डे डिसीजंस लेता है। चलिए अब वापस अपनी मंडल कमीशन की स्टोरी पर चलते हैं। हमने देखा कि पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर निकाल दिया, पर कहानी आगे बढ़ी। जब गवर्नमेंट ने रेजर्वेशन का ऑर्डर जारी किया तो बहुत से लोग और ग्रुप्स इसके खिलाफ कोर्ट पहुंच गए, और यहीं एंट्री होती है हमारे तीसरे पिलर की, द जुडिशरी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है। देखिए, किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी का होना सबसे जरूरी है। इंडिपेंडेंट, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कि जुडिशरी ना तो पार्लियामेंट के और ना ही गवर्नमेंट के किसी भी प्रेशर में काम नहीं करती। वो बिल्कुल आज़ाद है, और इसी आज़ादी की वजह से वो बिना किसी डर या भेदभाव के फैसले सुना सकती है। तभी तो हम सबके राइट्स सेफ रहते हैं। तो मंडल कमीशन वाले केस को ऑफिशियली इंदिरा स्वानी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सारी बातें, सारी दलीलें सुनी और फिर एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट दिया। कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट का 27% रिजर्वेशन का ऑर्डर वैलिड है, यानी सही है। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जोड़ दी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को इस ऑर्डर को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बैकवर्ड क्लासेस में जो लोग वेल टू डू हैं, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिसे क्रीमी लेयर कहा गया, उन्हें इस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। देखा आपने, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे जुडिशरी एक बैलेंस्ड फैसला देकर विवाद को सुलझाती है। तो इस पूरी केस स्टडी से हमने क्या सीखा? हमने लाइव देखा कि कैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करती हैं। ये इंस्टीट्यूशंस ही हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है, इसकी नींव है। पर सवाल ये है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं क्यों? ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाती हैं। इसका मतलब है कि तीनों इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे की पावर पर नजर रखती हैं, एक दूसरे को चेक करती हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि कोई भी एक ब्रांच, चाहे वो गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट, बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, तानाशाना बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, पर जुडिशरी उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू करके उसे रद्द कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। इसी तरह पार्लियामेंट सवाल पूछकर एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखती है। ये एक परफेक्ट बैलेंस है। हाँ, मैं मानती हूँ कि इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू काम करने में कभी कभी टाइम लगता है, डिलेज होते हैं, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर इसका एक बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा है, और वो ये है कि ये सिस्टम इंश्योर करता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोसाइटी के अलग अलग लोगों से कंसल्ट किया जाए, उनकी राय ली जाए। इससे क्या होता है? इससे हम जल्दबाजी में लिए गए गलत डिसीजन से बच जाते हैं। चलिए तो फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या सीखा। पॉइंट 1, गवर्नमेंट के सारे मेजर डिसीजंस 3 इंस्टीट्यूशंस लेती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पॉइंट 2, डिसीजन मेकिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट। पॉइंट 3, लॉज बनाने की अल्टीमेट अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। एंड पॉइंट 4, जुडिशरी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है। सिंपल। और हाँ, एग्जाम के लिए इन इंपॉर्टेंट इंग्लिश टर्म्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑफिस मेमोरेंडम, एग्जीक्यूटिव जिसमें पॉलिटिकल और परमानेंट दोनों आते हैं, पार्लियामेंट यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जुडिशरी, और हाँ, जुडिशियल रिव्यू, याद है ना,
जुडिशरी की वो पावर जिससे वो किसी भी लॉ को चेक करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा सोचिए और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपको एक मॉक पार्लियामेंट में चांस मिले और आपसे पूछा जाए कि आप लोकसभा में मेजॉरिटी चाहते हैं या राज्यसभा में, तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? सोचिएगा जरूर। हिंट, गवर्नमेंट बनाने और चलाने के लिए कौन सा हाउस ज्यादा जरूरी है? और इस चैप्टर को एंड करने से पहले एक आखिरी सवाल, लेट्स थिंक। जुडिशरी का आखिर सही रोल क्या है? ऑप्शन ए, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो हमेशा गवर्नमेंट की बात माने। ऑप्शन बी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सके। या ऑप्शन सी, सिर्फ दो पार्टीज के बीच झगड़ा सुलझाने वाला एक मीडिएटर।